Okay, class. Let's start with this problem in the book, and this is problem number 3. Okay. So now, what does it say? It says, suppose that you were given the following data for past excess quarterly returns for Marquis Imports Incorporation and for the market portfolio. By the way, you will find the video for the same problem in on the YouTube channel. ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको क्योंकि मैंने दूसरी क्लास में किया हुआ है. But still, I will tell you how to do it. Okay. So now, this is the data. These are the different quarters which you have, and there are a total of 24 different quarters. So that means this data is for how many years? For how many years? 2 years. 24 divided by 4. Why 2 years? 24 divided by 4. 4. Why 4? So 6 6 years. Okay. So now this is quarterly data. Quarterly data किस किस चीज का है? एक excess return on Marquis. This is a company. ठीक है? कोई एक कंपनी जो हम लोगों ने कहा था excess return of your firm जो हम लोगों ने PSO अक्सर एग्जांपल देते हैं. So this is PIAT. So this is the excess return of a particular stock, and this is the excess return on the market portfolio. ठीक है? Excess return है. इसका मतलब इसमें से already RM minus RF हुआ है. RF minus हो सकता है. RM minus RF नहीं हुआ. ये हुआ है returns जो भी हैं. ठीक है? अगर आपके पास मार्किस का रिटर्न है, ठीक है, मार्किस का रिटर्न, तो इसमें से ऑलरेडी आरएफ माइनस हो चुका है. Yes sir. आरएफ ऑलरेडी माइनस है. अगर मार्केट का रिटर्न है आरएम, तो इसमें से ऑलरेडी आरएफ माइनस हो चुका है. ठीक है? अगर एग्जाम में एक्सेस रिटर्न का वर्ड ना लिखाओ और सिर्फ रिटर्न्स का वर्ड लिखाओ, तो फिर इसका मतलब है कि उसमें से आपने आरएफ को माइनस करना है. गॉट दिस? RF जो अभी है, एग्जाम में गलती नहीं करनी. RF जो करंट है, वो 13.7 उस दिन हमने देखा था. लेकिन एग्जाम में जो भी आरएफ होगा वो आपको गिवन होगा. अगर गिवन नहीं है तो फिर जो करंट आरएफ है वो आप ले लेंगे. ठीक? 13.7. ओके. सो दीस आर द एक्सेस रिटर्न्स व्हिच आर गिवन टू यू. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, सर मैंने इसका एक्सेल पर वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं. कैलकुलेट की हुई है. एक्सेल की फाइल आपके पास है? सर वो घर में है लैपटॉप में, लेकिन उसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे. अच्छा, उसकी वैल्यूज आपने लिखी हुई है. चलें हम इसको करके देख के और फिर आपको बताता हूं कि इसमें करना क्या है. On the basis of this information, graph the relationship between the two sets of excess returns and draw a characteristic line. So you need to graph the relationship. ठीक है? उसका ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने के लिए आप अपने क्लास में ये काम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. डेटा को कॉपी करके आपने लेके जाना है एक्सेल में. यहाँ पर हमने काफी कोशिश की लेकिन ये डेटा कॉपी नहीं हो रहा. तो आपने क्या करना है कि डेटा को कॉपी करना है और यहाँ पर ले आना है. ठीक है? So once you are over here, so this column would be for quarter. ठीक है? This one would be for excess return of the stock, and this one would be excess return of the market. ये करके फिर आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जाना है इंसर्ट पे और यहाँ पर. ठीक है? यहाँ पर जाकर x और y, इंसर्ट स्कैटर x और y और बबल चार्ट. ठीक? यहाँ पे क्लिक दी एरो टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटर. अब स्कैटर हमारे पास स्कैटर यही वाला स्कैटर है जो आप बनाए. ठीक है? ये बाकी बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू नीड टू प्लॉट एंड देन यू नीड टू इंसर्ट अ लाइन. तो आप ये बनाएंगे तो इससे स्कैटर आ जाएगा. अभी मैं बनाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज नहीं है. ओके? ये करिए आपने, ये आपके पास आ जाएगा. यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे. ये आपका स्कैटर बन गया. स्कैटर बन गया. उसके बाद क्या करना है आपने? देन इट सेज on the basis of this information, graph the relationship between the two sets of excess returns and draw a characteristic line. अब ये आपने बना दिया. इसके बाद इसमें से characteristic line आपने बनानी है. characteristic line हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर आप खुद से ड्रॉ कर रहे हैं तो जो उसका रूल है मैनुअली वो क्या है कि it should touch at least one point and there should be equal number of points above and below the line. ठीक? अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह होंगे. ठीक है? इस तरह होंगे. आपने कोई एक लाइन यूं करके बना देनी है. पासिंग एटलीस्ट थ्रू वन पॉइंट, ये रहे एटलीस्ट वन पॉइंट और इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो दी लाइन. ये हो गया. आपने बना दिया और इसके बाद फिर आपने जो बाकी चीजें फाइंड आउट करनी है वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. वैल्यूज सारी फाइंड आउट की हुई अफनान ने. इससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं a which is intercept. Remember this is y equals a plus bx. ठीक है? So a is the intercept and b is the Intercept at 0.00112. 0.00 112.
112 Yes, sir. and slope is 0.456x. 0.4566. नो सर 6 और इसके बाद x जो है सर वो b का जमा 6x 0.456. 6 सेकंड नंबर पे 6 नहीं है सर। यस ओके 0.456 ये आपके पास स्लोप आ गई। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह किया था। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। आप किसी भी सेल पे जाके इक्वल्स टू लिखकर और दोनों फॉर्मूला आपके पास आ जाएंगे। अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं जस्ट राइट स्लोप, ये आ गया, इसको डबल क्लिक करके x और y की वैल्यूज को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंटरसेप्ट सो सेम केस, यहाँ पे आके आपने इंटरसेप्ट करना है और इंटरसेप्ट आ जाएगा, डबल क्लिक और उसके बाद x और y की वैल्यूज। ये सारी चीजें हम लोग क्लास में डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, सो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। Sir, ये आपने कर दिया। Yes. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बीटा? अब देखिए ये जो आपसे कह रहे हैं ना, ये मैनुअली फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग यू फॉर अप्रोक्सीमेट बीटा, अंदाजन बीटा कितना है। ठीक है, अगर आपने खुद लाइन खुद हाथ से ड्रॉ किया और अगर आपने इसका ग्राफ बनाया हुआ खुद से, तो फिर जो आपका बीटा है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिग्रेशन के थ्रू किया हुआ तो वो बीटा एग्जैक्ट होगा। अगर आपने इससे बीटा फाइंड आउट करना है मैनुअली, तो उस बीटा का तरीका क्या होता है? चेंज इन y Y इंटरचेंज इन x। ठीक, ये होता है बीटा। कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, कोई भी दो पॉइंट्स, ये और ये ले लें, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स, और जितना चेंज यहां पर आ रहा है और जितना चेंज इस एक्सिस पे आ रहा है उसको आप लोग मेजर करें। दिस इज x, सो दिस वुड बी चेंज इन x, दिस इज y axis, so this would be change in y y. The formula is change in y divided by change in x। change in y divided by change in x और rise over run। इससे आपको बीटा मिल जाएगा। ये बीटा एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब उस तरह एग्जैक्ट नहीं होगा जिस तरह एग्जैक्ट आप रिग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअली इस तरह कर रहे हैं तो वो बीटा अप्रोक्सीमेशन है। तो इस वजह से वो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बीटा। व्हाट कैन यू से अबाउट द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस? सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क बीटा होता है। बीटा होता है ना, तो इसका मतलब ये कि आपको बीटा को देखना पड़ेगा, बीटा की वैल्यू को। ये आ गई बीटा की वैल्यू लेट्स से, ये आपको क्या बताता है 0.456 जी? व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द स्टॉक? तो ये कहते हैं कि अगर x में 1 चेंज आएगा तो y में 0.456 का चेंज आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी आपको बता रहा है। यस ठीक है, और x और y क्या है? अब देखें अफनान, आपको x और y की टर्म्स में ये बातें नहीं कहनी है, आपको ये बातें कहनी है मार्केट पोर्टफोलियो एंड मार्केट ईज के मार्केट पोर्टफोलियो के एक्सेस रिटर्न और मार्कीज के एक्सेस रिटर्न के टर्म्स में। तो आप ये कहेंगे if the market portfolio excess returns of the market portfolio increases by 1, excess returns of marquees increases by 0.456. जी, anything else you want to know? Any other problem? तो सर अगर ये कि रिग्रेशन, लेकिन अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे तब सर हम इसके लिए क्या करेंगे? अगर रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे तब ये चीज है, तब ये है, और अगर स्कैटर ग्राफ पे करेंगे तब ये है जो मैंने मैनुअली किया। सर अभी आपने कहा कि अप्रोक्सीमेट बीटा के लिए हम चेंज इन y इनटू चेंज इन x करेंगे। कर दिया। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था कि ये बीटा जो है ये स्लोप है। हाँ, तो मैंने स्लोप ही फाइंड आउट किया, ये स्लोप फिर है, तो सर हम ये स्लोप का फॉर्म है। नहीं कह सकते कि 0.456 जो है ये बीटा है। हाँ, बीटा है ना, देखें स्लोप इक्वल्स चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यस सर। and slope is equal to beta, and beta equals to systematic risk। ये सब एक ही चीज है। तो सर हम ये 0.456 को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे सिस्टमैटिक रिस्क है। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। ये हमारा आप ये भी कह सकते हैं ये बीटा है, आप ये भी कह सकते हैं ये स्लोप है, आप ये भी कह सकते हैं ये राइज ओवर रन है। ओके सर। ये सब एक ही चीज है जी। एनीथिंग एल्स क्लास? एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? सर ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज बता रहा है। ये हमें, हाँ ये हमें ये बता रहा है कि ये इस हिसाब से चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन दीज फिगर्स, जो डेटा आपने लिया है इसके मुताबिक। ठीक है, अगर कोई और डेटा होगा तो उसमें हो सकता है कि स्लोप डिफरेंट। ये आपने 4 सालों का डेटा लिया, 6 सालों, इन 6 सालों में इस तरीके से चेंज आया है। अब अगर इससे पीछे कोई और 6 साल है तो हो सकता है उसमें डेटा डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट। तो सर अगर हम ये तो क्वार्टरली दिया गया है, अगर हम इसी डेटा को 6 साल के डेटा को हम ईयरली लेंगे तो सर इस फिर भी इसका स्लोप इस तरह का या कुछ डिफरेंट होगा? थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा, क्योंकि वो क्वार्टरली रिटर्न्स नहीं है, वो डेली रिटर्न्स अगर आप ले लें या ईयरली रिटर्न्स ले लें। ठीक है, अब देखिए क्वार्टरली रिटर्न का मतलब क्या है। अगर आप कोई चीज क्वार्टरली रिटर्न ले रहे हैं, सो व्हाट डज क्वार्टरली रिटर्न मीन?
It means जी क्लास। it changes quarterly. तो फिर क्या मतलब? Means हर एक क्वार्टर पे इस पे चेंज आएगा। हर क्वार्टर में चेंज आएगा, इसका क्या मतलब है? कि मतलब इसमें चेंजेस जो है ना, यानी रिटर्न ज्यादा होगा। नहीं, जरूरी तो नहीं है। नहीं, रिटर्न आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट Mean. डिविडेंड प्लस डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस ड्यू टू प्रीवियस प्रीवियस प्राइस और इनिशियल प्राइस। ठीक है, ये क्या था? अब अगर मैं क्वार्टरली डेटा ले रहा हूं, तो क्वार्टरली डेटा का मतलब ये है कि जो मेरे पास रिटर्न है वो मैंने फाइंड आउट करना है फॉर द क्वार्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चेंज इन प्राइस है, ये कौन कौन से दिन की प्राइस होगी? ये हर 3 महीने बाद होगा। हर 3 महीने बाद। ठीक है, तो हर 3 महीने बाद आप प्राइस लेके देखेंगे कि इसमें कितना चेंज आया, और फिर आप उसका रिटर्न फाइंड आउट करें। तो अगर मैं ये कहूं कि 3 महीने में कितना चेंज आया, और मैं आपसे कहूं कि यार रोज का पता करें कि हर रोज कितना चेंज आया, तो डेटा डिफरेंट है ना, तो हो सकता है कि बीटा में फर्क आ जाए ना। यही बात। Thank you. जी क्लास, एनीथिंग एल्स? सर वो अपेंडिक्स ए का लास्ट वन क्वेश्चन है सर, अपेंडिक्स ए का लास्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 11। लेट्स गो टू अपेंडिक्स ए लास्ट क्वेश्चन। अपेंडिक्स ए लास्ट क्वेश्चन। ओके, अपेंडिक्स ए 11। यस सर, ये 11 करें? ओके, लेट्स डू 11 क्लास। Zoom it a little bit. Okay, let's start. Common stocks D, E and F have the following characteristics with respect to expected returns, standard deviation and correlation between them. ठीक है, ये आपके पास सारा डेटा है 3 किस्म के स्टॉक्स का। Okay, what is the expected return and standard deviation of portfolio composed of 20% of funds invested in stock D, 30% of funds in stock E and 50% of funds in stock F? ये जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूं? यस सर। Okay. Okay, class. Pay attention now. Class, pay attention. So now it says 20% of funds invested in stock D. 20%. So what is the weight of stock D? What is the weight of stock D? 20%। 20% equals 0.2 0.2. Okay. तो ये स्टॉक डी आ गया, इसका वेट यहाँ पे मैं W कॉलम बना रहा हूँ Yes. ताकि मुझे वेट्स पता चल जाए। इसका वेट है 0.2। स्टॉक E 0.3 0.3, लास्ट वन का पॉइंट है। Stock F 0.5 0.5. All of this should be equal to 1 1. सही है, ये भी हो गया। यस ये इन सब के इंडिविजुअल रिटर्न्स हो गए। ठीक, ये इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, ये इसका रिस्क हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, ये है बिटवीन डी एंड ई, डी एंड एफ, ई एंड एफ। सारी चीज आपको उसने बता दी। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। आपने पोर्टफोलियो का फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला याद है? डबल समेशन Expected return, not risk. Expected return. ओके सर, समेशन ऑफ वेट Summation of all W, इनिशियल प्राइस नो सर, वेट एवरेज WX तो हम लोग स्टार्ट्स में बोलते थे ना, summation WX divided by summation W। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? Summation डब्ल्यू आई W, आर आई WR divided by summation W। लेकिन summation W क्या है? 1 1, तो summation W लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। Okay, summation WR. Pay attention class. Summation WR. So that means I need to make a column of WR. This is W, this is R. सही है? So 0.2 multiplied by 0.08. 0.2 multiplied by 0.08. 0.016 0.016. 0.3 multiplied by 0.15. 0.045 0.045. 0.5 multiplied by 0.12. 0.06 060. no sir, 06 only 06. yes 06 means 060. yes Okay. Add all of them. 0.1 to 1 0.1 to 1, which means
which means 12.1%. 12.1% निकला है, ठीक है। Return. नेक्स्ट, पोर्टफोलियो का Standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वो फॉर्मूला बताएं, समेशन। रिस्क है ना, हाँ रिस्क है, स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क है ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका हो गया रिटर्न, मीन। एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क हो गया। ओके, समेशन समेशन W Weight of, W yes sir. एंड देन R. R नहीं, कोवेरियंस, ठीक है। ओके, ये हो गया, Yes. ठीक। इसके लिए आपसे कहा था आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने हैं, 3, तो ये मैट्रिक्स बनेगा No. 3/3, No. 3/3 का मैट्रिक्स। ओके, 9, इसका मतलब D E E, F, F D E, E F. F, सही है। ओके, नाउ द फर्स्ट वन में वेट ऑफ D इनटू वेट ऑफ D, Yes sir. सो वेट ऑफ D यानी 0.2 का Square. स्क्वायर, ओके, 0.2 का स्क्वायर। फिर इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वेट मल्टीप्लाई बाय वेट इनटू R. कोवेरियंस। Yes, अच्छा, covariance. कोवेरियंस, लेकिन DOD का कोवेरियंस, DOD का कोवेरियंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ DD। फॉर्मूले देखा, अगर आपको याद नहीं होंगे तो मसला होगा, मुझे याद हुए हैं तो इस वजह से मैं जल्दी लिख रहा हूं, आपको फिर फॉलो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, सो दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D, तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D कितना है, 0.02, तो 0.02 का Square. Point two. स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले लिख लें सर। ओके, DE, DE का मतलब है वेट ऑफ D इनटू वेट ऑफ E। वेट ऑफ D इज 0.2, वेट ऑफ E इज 0.3। ये हो गया। Yes sir. अब इसका कोवेरियंस फाइंड आउट करने के लिए कोवेरियंस ऑफ DE इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D व्हिच इज 0.02 into standard deviation of E which is 0.16 into correlation coefficient between DE। DE का correlation coefficient कितना है, 0.4। इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको उठा के यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अभी फाइंड आउट नहीं कर रहे, एक मिनट रुक जाए, आगे जाते हैं। F would mean weight of D, weight of D कितना है, 20%. 0.2, 0.2. weight of F, weight of F 0.5. 0.5 into, अब फिर यहां पे आ गया Yes. कोवेरियंस DF, कोवेरियंस DF इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ F। Yes. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D कितना है, 0.02 into F 0.08 into कोवेरियंस into correlation coefficient DF 0.6, so 0.6। इसकी जो वैल्यू आएगी उठा के इसको यहां पे लिख देंगे, सही है। अब यहां पे आ जाए DE, so now DE, ED and DF both are same. same, so इसका मतलब ये है कि 0.2 into 0.3 into ये फिगर यहां पे लिख देंगे, Yes. ठीक। अब आ जाए इस जगह पर EE का ये है कि वेट ऑफ E का स्क्वायर, Yes. 0.3 का Square. Square. स्क्वायर, और इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका भी स्क्वायर। इसका E का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 0.16, सो टेक 0.16 स्क्वायर, ये भी होगी, ठीक है। अब आते हैं EF की तरफ। EF इससे पहले आपने कैलकुलेट किया, नहीं किया, तो ये पहली बार कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। EF, weight of E which is equal to 0.3, weight of F 0.5 into covariance EF। covariance EF किसके बराबर है, 0.6. standard deviation of E which is 0.16 0.08. into standard deviation of F 0.08. 0.08 into correlation coefficient EF which is 0.8। ये हो गया, इसकी वैल्यू उठा के इधर लिख देंगे। अब यहां पर आ जाएं, FD will be same as DF, ये वाला, Yes. तो 0.2, 0.5 और फिर एक वैल्यू। अब आ जाए इधर, दिस इज EF is the same as FE, EF same, so 0.3 into 0.5 और into ये वाली फिगर। अब आ जाए यहां पर FF
FF would be equal to weight of F का स्क्वायर. Weight of F is 0.5 इसका स्क्वायर और इसके साथ इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.08 इसका स्क्वायर. आगे सारा. अब इनको कैलकुलेट करें, इनकी वैल्यूज इधर लिखें. ओके, 0.02 into 0.16 into 0.4. Give me the value. G class. 0.02 into 0.16 into 0.4. 0.00128. 0.00128. अब देखें ये कहां पे जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन ये था कोवेरियंस ऑफ डी डीई, ये यहां पर आएगी फिगर 0.00128 और यही सेम फिगर इधर आ जाएगा 0.00128. ओके, नेक्स्ट वन 0.02 into 0.08 into 0.6. 0.00096. 0.00096. अब ये कहां पर आएगा. DF D and F 0.00096 एक यहां पर और FD F and D 0.00096 यहां पर भी आ जाएगा. ये भी हो गया. नाउ दिस वन 0.16 into 0.08 into 0.8. 0.01024. 0.01024. 0.01024 EF E and F 0.01024 और यही सेम आ जाएगा EF FE 0.01024. ये आपका मैट्रिक्स बन गया. अब आप इसको मल्टीप्लाई करें सबको. 0.2 स्क्वायर into 0.02 स्क्वायर. 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.02 का स्क्वायर. या तो पहले इन दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 0.04 सर फर्स्ट आता है. 0.04. ओके, सो दिस इज 0.04. अब आ जाइए 0.3 का स्क्वायर into 0.16 का स्क्वायर. 0.3 का स्क्वायर into 0.16 का स्क्वायर. सर इसका फाइनल आंसर 0.000016 आता है. इसका नो सर ये फर्स्ट वन. हाँ इसका फर्स्ट वन का फाइनल आंसर फाइनल आंसर है 0.000016. 0.0016. Yes. ओके, 0.3 का स्क्वायर into 0.16 का स्क्वायर. जी क्लास 0.3 का स्क्वायर उसको अपने पास रख दे मेमोरी में. 0.16 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर मल्टीप्लाई बाय मेमोरी से दोबारा उसको रिकॉल करके दोनों को मल्टीप्लाई कर. 0.002304. 0.03204. सर ये क्या 2304. 2304. यस सर. 2304. 0.002304. सही है. ओके, आगे चलिए. 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 into 0.00128. 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 into 0.00128. 40768. Point 0.0000 4 zeros 768. 768 और यही सेम यहाँ पे आ जाएगा. ओके, 0.2 into 0.5 into 0.00096. 0.5 into 0.00096. 4096. Point 4096. 4096. यही सेम इधर आ जाएगा. Yes. 0.4096. Okay, 0.3 into 0.5 into 0.01024. 0.001536. 0.001536. 1536. यही सेम इधर आ जाएगा. 0.001536. लास्ट वन इज 0.5 का स्क्वायर into 0.08 का स्क्वायर. 0.0016. 0.0016. यही आ रहा है. Yes. अब इन सब को ऐड कर दें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की इन सब को ऐड कर दें. 1536. जी क्लास.
सर ये ई के साथ जो पहला वाला है सर ये 40 है ना सर 0.2 ये 0.000768 लेफ्ट वाला सर सेकंड नंबर ये वाला सेकंड रो पे फर्स्ट सेकंड रो पे फर्स्ट 0.000768 ठीक है जी जी क्लास add them up. Point 0073376 .00737376 376 इसको आपने अब कर देना है अभी आखिर में under the root and this will give you the portfolio risk 0.0856 0.08565 565 which is equal to 8.56%. 8.565%. Here you go. ये 3 by 3 का हमारा रिस्क है ये आपका रिस्क और हमारा रिटर्न कितना है सर एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12.1%. सर अब इसमें हम मतलब अगर ये हमें दो चीजें मिल गई सर हम इसमें क्या एनालाइज करेंगे क्या एनालाइज करेंगे इसका मतलब ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है यस सर ये आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा 12.1% का यस सर लेकिन ये 12.1% से कितना ऊपर नीचे जा ऊपर नीचे जा सकता है वेरिएबिलिटी 8.565%. ठीक है थैंक यू सर ओके एनी अदर क्वेश्चन क्लास नो स्टॉप स्टॉप ओके पॉज नहीं स्टॉप स्टॉप करो